नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे हम लोग सीटेट मॉडल पेपर 2018 के सेकेंड पे। ठीक है, कल हमने बात किया था 1 से लेके 15 प्रश्नों को और 15 प्रश्न छूटे थे तो उसे अब हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज हम 16 से लेके 30 तक प्रश्नों को बात करेंगे। यानी कल 15 प्रश्न हम लोग कर लिया था, आज हम लोग 16 से लेके 30 यानी 15 प्रश्न आज करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले बता दें, जिन भाई बहनों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए। जल्दी से शेयर करिए और अपनी संख्या आज जो है कम से कम 50 तो पहुंचा ही दीजिए। आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आज अपनी संख्या जो है 50 प्रश्न प्लस बढ़ाइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न पे। ठीक है, देखिए 16वां प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यहाँ पे पाठ्य पुस्तकों की बात कर रहा है कि कौन सा पाठ्य पुस्तक है जो सबसे अच्छा वर्णन करता है भूमिका का। पहला कर रहा है वे एक राज्य राष्ट्र के में अधिगम की एकरूपता बनाए रखते हैं, ये हमारा गलत हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चों को छोड़ के यहाँ पे राष्ट्र की बात कर रहा है। ठीक है, गलत हो गया हमारा। दूसरा कह रहा है हमारा, ये भी गलत ही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता, यहाँ पे देखिए शिक्षक और माता पिता की बात कर रहा है लेकिन बालक को छोड़ दिया है। ठीक है, ये भी हमारा गलत है। और देखिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, बचा हमारा 2। ठीक है, अब देखिए वे संसाधन रहित, यानी जो पाठ्य पुस्तक है संसाधन रहित यानी संसाधन से जोड़कर सबसे आवश्यक अधिगम को संसाधन बनाते हैं, यानी जोड़कर बालकों के अनुरूप, उनकी शिक्षा के अनुरूप, उनकी रुचियों के अनुरूप संसाधन प्रकट करते हैं, जिससे बालक जो होता है एक गतिविधि आधारित शिक्षण को प्राप्त करता है। ठीक है, इसे थोड़ा हम क्वेश्चन मार्क पे रखते हैं, देखते हैं इससे अच्छा शायद आ जाए। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन का संदर्भी सामग्री में से एक है, यानी कह रहा है कि जो पाठ्य पुस्तक है वो सिर्फ एक संसाधन के रूप में है। ये हमारा गलत हो गया, तीसरा हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, 16वें के आंसर जो होगा हमारा तीसरा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 17वें प्रश्न पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए सभी प्रश्नों को सोच समझ के आंसर दीजिएगा। ठीक है, सीटेट ने आपके तर्क को नहीं, जो एनसीईआरटी का सटीक आंसर है उसे माना है। ठीक है, तो आप लोग अपने अनुसार ना प्रश्नों को पहले पढ़िए, समझिए क्या कह रहा है, फिर इसके अनुरूप उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग अधिकतर लोग गलत कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का ये प्रश्न गलत होगा, आप लोग गलत करेंगे। देखिए कैसे गलत करता है, देखिए आपकी सोच पे कैसे निर्भर करता है। कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ को विकसित किया, क्योंकि ये प्रश्न जो है मैंने मैराथन में आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, ये प्रश्न आप लोगों को बता दिया है और ये देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ को प्राप्त किया। किसको प्राप्त किया है? व्यवहारवाद को, रचनावाद को, संज्ञानात्मक सिद्धांत को या फिर मानवतावाद को। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए आप लोग कौन सा होगा। 17वें का पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। तो इसका आंसर जो होगा देख लेते हैं बारी बारी से। पहला कह रहा है कि व्यवहारवाद, यानी व्यवहारवाद को समझने की बात कर रहा है यहाँ पे, ये हमारा गलत हो गया। अब देखिए मानवतावाद, यानी यहाँ पे भी मानवतावाद से जोड़कर जोड़ने की बात कर रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय पाठचर्या ने ये नहीं कहा है कि आप व्यवहारवाद को उसे समझाइए। ठीक है, आप मानवतावाद को उसे समझाइए। संज्ञानात्मक यानी सीखने पे बल देता है, लेकिन रचनावाद यानी खोज पे बल देता है। सबसे अच्छा सटीक हमारा आंसर जो गया ये रचनावाद पे गया। ठीक है, बालक जो होता है रचना यानी खोज के द्वारा ही सीखते हैं, तो हमारा आंसर जो जाएगा 17वें का हमारा दूसरा सही होगा। ठीक है, यहाँ पे रचनावाद यानी खोज के अन्वेषण के द्वारा बालक जो होता है सीखता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 17 के आंसर जाएगा दूसरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर जी। 18वें प्रश्न पे देखते हैं। 18वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए आप लोग एनसीईआरटी को समझिए कि आखिर कहना क्या चाहता है। ठीक है, सीटेट कहना क्या चाहता है और कैसे प्रश्नों को वो आप लोगों को फंसाता है, कैसे फंसाता है प्रश्न, यही तो उसका मेन टारगेट है कि जितने से जितने अच्छे से जितने भी पढ़ने वाले बालक हैं वो तो अच्छे से निकल जाते हैं, लेकिन जो सिर्फ तर्क के आधार पर देते हैं वो फंस जाते हैं। तो यही तो सीटेट चाहता है कि अधिक से अधिक बालकों को रोका जाए सीटेट में। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है 18वां की कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि, यानी कक्षा में बालकों को प्रेरित कब समझा जा सकता है। पहला कह रहा है वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखें तब। दूसरा कह रहा है वे सभी उपस्थितियों में नियमित रहें तब। या फिर कह रहा है कि तीसरा वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के प्रश्न पूछें। यहाँ पे देखिए सिर्फ स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए बात कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि बस जब तक अध्यापक क्लास में हो तभी तक आप प्रश्न पूछ सकते हैं, वो भी उनको दिखाने के लिए। तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, यहाँ स्पष्टीकरण की बात कर रहा है। ठीक है, और वे अच्छी तरह वर्दी, ये भी हमारा गलत हो गया। वर्दी पहने या ना पहने बालक की सोच अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, पढ़ने में वो कैसा है उस पर निर्भर करता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा 2 कट गया, लेकिन बचा हमारा कौन 2। ठीक है, अब बताइए दोनों में से आंसर कौन सा होगा, हमारा पहला होगा या फिर दूसरा। तो अब देखिए यहाँ पे उपस्थिति से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वे सभी उपस्थिति
उपस्थित रहें या न रहें, लेकिन वहाँ पे कक्षा में अनुशासन होना चाहिए। कक्षा में अनुशासन रहेगा अगर, तभी बालक जो होता है अच्छे से प्रेरित होगा, सीखेगा। ठीक है, बालकों जो शिक्षक है उनकी बातों को सुनेगा, रुचि लेगा। अनुशासन अगर नहीं रहेगा तो आप कितना भी अच्छे से पढ़ाइए, बालक आपके बातों को नहीं सुनेगा। ठीक है, नहीं सुनेगा, आप कुछ पढ़ा रहे हैं, बालक अपने में मस्त रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर 18वें का पहला जाएगा। ठीक है, राइट आंसर जाएगा 18वें का पहला। तो सहमत है तो एक बार यस करिए, एक बार यस करिए, यस करिए तब आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी से शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए। शेयर करिए वीडियो को और आगे बढ़ते हैं हम लोग 19वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 19वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए कह रहा है 19वां प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए अधिक उपयुक्त है। कह रहा है कि बच्चों में अधिगम यानी उनके सीखने में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा है। पहला कह रहा है हमारा कि शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। ये थोड़ा सटीक लग रहा है, इसको हम रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टार पे रखेंगे और चलते हैं आगे बढ़ते हैं। कक्षा में सभी प्रकार के शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। कोई तात्पर्य नहीं है, अगर एक छोटा क्लास चला रहे हैं आप शुरू से ही, जैसे जैसे आप एक छोटा विद्यालय चला रहे हैं, उसमें क्या सभी सभी उपयुक्त वस्तुएं हैं तभी सिखा सकते हैं? नहीं, आप कितने अच्छे से उनको बता रहे हैं, बालक कितना रुचि ले रहे हैं, आपके वाणियों के द्वारा कितने अच्छे से सीख रहे हैं, ये हमारा गलत हो गया। सामग्री होने से कोई तात्पर्य नहीं होता है। ठीक है, आपकी सोच कैसी, आप पढ़ाते कैसे हैं उस पर निर्भर करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि शिक्षक की वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे से बातचीत करने की मदद करनी चाहिए। यहाँ पे देखिए शिक्षक को वास्तविक जीवन, ठीक है, यहाँ पे शिक्षक बालकों के नहीं, शिक्षक की बात कर रहा है। ठीक है, शिक्षक की बात कर रहा है कि शिक्षक के जो जीवन है, वास्तविक जीवन है, उस पर बात करने की बात नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे अगर टीचर कहता है कि जो आपके आसपास घटित घटनाओं पे जो इस समय चल रहा है, एक्टिविटी चल रही है, आप उस पर बात करिए, जो विषय उस पर बात करिए, तब हमारा जाके सटीक होता। ठीक है, यहाँ पे देखिए दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, चौथा देखते हैं क्या कर रहा है। नियमित मूल्यांकन परीक्षण यानी लगातार आप लोग परीक्षण करते रहिए। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता कि तुरंत पढ़ाए तुरंत आप आयोजित करने की, यहाँ पे आयोजित करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, हमारा बचा कौन, पहला, तो पहला हमारा सही होगा। ठीक है, 19 का हमारा पहला सही होगा। ठीक है, बालकों को पढ़ाने से पहले उन्हें ठीक है चित्र दिखाना चाहिए, उनसे उनकी जो पूर्व ज्ञान है उसे जानना चाहिए कि बालक कैसे रुचि ले रहा है। उदाहरण देना, विभिन्न उदाहरण देके पढ़ाना चाहिए। ठीक है, और चित्रों का प्रयोग करना चाहिए ताकि बालक के मस्तिष्क में जो आप पढ़ा रहे हैं उसका चित्र बन जाए। ठीक है, और उस पर सोचने तर्क करने लगे। ठीक है, तो 19 का हमारा हमारा पहला सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 20वें प्रश्न पे। देखते हैं 20वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। देखिए अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गए। ये देखिए सीटेट 2018 के सबसे अच्छे प्रश्नों में से एक है। ये 2 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, 2 बार पूछा जा चुका है। ये एक बार 16 में पूछा गया था। ठीक है, और एक बार 18 में पूछा गया है। ठीक है, हो सकता है 20 में भी आ जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है। ये देखिए 2 बार पूछा गया है, तो इस प्रश्न को आप लोग गलत नहीं करेंगे। कह रहा है कि अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है। पहला कह रहा है कि चुप्पी साधने के लिए, दूसरा कह रहा है कि शिक्षक को निर्देश देने के लिए, तीसरा कह रहा है कि बच्चों को उनके पाठ रटकर याद कराने के लिए, और चौथा कह रहा है बच्चों को अपनी कक्षा को नियमित और मॉनिटरिंग करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि शिक्षक द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ठीक है, यहाँ पे शिक्षक द्वारा बात कर रहा है, न कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे बालक की बात कर रहा है। ठीक है, अनुशासन बनाएगा कौन, यहाँ पे शिक्षक बनाएगा। ठीक है, शिक्षक बनाएगा। ठीक है, वातावरण में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है, किस तरह की मदद करता है यहाँ पे कह रहा है। तो हमारा देखिए कह रहा है चुप्पी साधने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, बालक जितना अपनी बोलचाल की भाषा से चर्चा पर चर्चा करेंगे उतना अच्छा से सीखेंगे, ये भी होना चाहिए। ये हमारा गलत हो गया। बालकों को निर्देश, शिक्षकों को निर्देश देने में यानी निर्देश देने की बात कर रहा है, ये भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, आप किसी पे दबाव नहीं डाल सकते बच्चों को रट कर। ये देखिए एनसीएफ ने इसे बहुत ही गलत माना है कि बालकों को रटन विद्या से मुक्त करना है। ठीक है, रटन प्रणाली से हटा के उन्हें जो है उन्हें खोज के यानी उनके खुद से यानी चल यानी खेल विधि से सिखाना चाहिए। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। और चौथा हमारा बचता है, तो चौथा हमारा राइट होगा। ठीक है, बच्चों को नियमित मॉनिटरिंग करना चाहिए यानी उन्हें हमेशा उत्सुक करना चाहिए, ये प्रेरित करना चाहिए ताकि बालक जो थे अच्छे से सीख सके। उनकी कठिनाई क्या है उसे जानकर उसे अच्छे से समझाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। तो हमारा चौथा भी इसमें का सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 21वें प्रश्न पे। आप लोग सही से एकदम आंसर दीजिए, सभी प्रश्नों को आंसर दीजिए और एक भी प्रश्न छोड़िए मत। ठीक है, आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य। यहाँ पे देखिए सत्य की बात करें, अब असत्य प्रश्न को ढूंढ लीजिए, सत्य तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ भी असत्य सत्य की बात करें तो तुरंत आप पहले छाटिए कि कौन कौन से प्रश्न गलत हैं। ठीक है, और अगर गलत पूछ रहा है तो तुरंत छाटिए कि कौन कौन से सही है। ऑटोमेटिक आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा प्रश्न गलत है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 21वें की। ठीक है, तो आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका में निम्नलिखित में से कौन सा
सा कथन सत्य है? कह रहा है, पहला कह रहा है कि सीखने और प्रदर्शन करने में कि एक अच्छे बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह निर्धारित होती है। यानी जो बालक होता है सीखने के लिए उनके जो माता-पिता के जीन हैं, ठीक है? जो सेल्स है उस पे निर्भर करता है, ठीक है? तो ये देखिए हमारा पहले ही गलत हो गया, ठीक है? यहाँ पे दोनों का प्रभाव पड़ेगा, ना कि केवल जीनों पर, ठीक है? अब देखिए बात कर रहा है यहाँ पे कि अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। अगर बालक विकलांग है तो पौष्टिक जो उनकी पौष्टिक आहार है उससे आप सही कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है? ये भी हमारा गलत हो गया, ठीक है? अब तीसरा देखिए हमारा क्या कर रहा है, पर्यावरण केवल बच्चे की भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, नहीं। पर्यावरण जो होता है बालक के भाषा विकास पे नहीं, उसकी संपूर्ण गतिविधियों को निर्धारित करता है, ठीक है? तो ये भी हमारा गलत हो गया, ठीक है? केवल देखिए पर्यावरण पे जोर दिया है, ठीक है? केवल बच्चे पर्यावरण केवल 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 शब्द जहाँ भी आ जाए वो समझिए नकारात्मक है, ठीक है? केवल एक भी बल दे रहा है, ठीक है? पर्यावरण जो है अगर केवल जहाँ आप लोग एक ट्रिक याद कर लीजिए, जहाँ केवल बात करेगा समझ लीजिए एक से एक वस्तु से ही बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए आप आंसर में क्वेश्चन में देखिए कि यहाँ पे आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों की बात किया है, तो यहाँ पे केवल पर्यावरण की बात किया है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब बचा हमारा चौथा, तो चौथा हमारा सही होगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए चौथा क्या कह रहा है कि विकास के पहलू आनुवंशिकता और कुछ पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। सही बात है कि जो बालक होते हैं उनके जो शारीरिक बनावट होती हैं, उनके जो आकार विकार होते हैं वो उनके माता पिता और उनके दादा दादी से होते हैं। कुछ पहलू आनुवंशिकता और पर्यावरण में क्या घटित हो रहा है उससे भी प्रभावित होता है कि बालक अच्छे आदतों की ओर जा रहा है या फिर बुरी आदतों की। तो ये किसमें का आंसर जो होगा हमारा सटीक चौथा होगा, राइट आंसर चौथा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 22वें प्रश्न पे, देखते हैं 22वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता, यानी कौन सा कथन है जो जीन पियाजे ने नहीं कहा है। पहला कह रहा है कि बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए 22वां कह रहा है कि बच्चे जो होते हैं अपनी दुनिया के बारे में निर्माण और ज्ञान का उपयोग करते हैं। दूसरा कह रहा है हमारा निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। और तीसरा कह रहा है कि बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। और चौथा कह रहा है विकास गुणात्मक चरणों पे होता है, ठीक है? तो यहाँ पे आंसर बताइए कि 22वें का आंसर कौन सा होगा। आप लोग जल्दी से बताइए, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा, यानी कौन सा जीन पियाजे के अनुसार नहीं है। तो आप सही प्रश्नों को ढूंढिए तो ऑटोमेटिक आप लोगों को जो है आप लोगों को एकदम आंसर आ जाएगा 22वें का। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, 22वें का आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हमारा दुनिया से ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है? दुनिया के बारे में जो बालक होते हैं अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण उपयोग करते हैं, ये भी जीन पियाजे के द्वारा ही सटीक है। और निरंतर अभ्यास करने से बालक जो होता है अधिगम को सीखता है, ठीक है? ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे देखिए कह रहा है कि बच्चे पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, यहाँ पे पर्यावरण पे क्रिया नहीं करते, पर्यावरण के द्वारा सीखते हैं, ठीक है? तो ये हमारा गलत हो गया। बच्चे गुणात्मक, ये भी सही है। आप याद रखिएगा अगर प्रश्न में पूछ दिया जाए कि बालकों का विकास होता है, गुणात्मक होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है या फिर दोनों होता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि बालक का जो विकास होता है गुणात्मक तरीकों से होता है, ठीक है? तो गुणात्मक तरीके से होता है। कभी देखिए इसमें क्या होता है गुणात्मक विकास में कि बालक कभी तीव्र गति से सीखता है, फिर कभी स्लो हो जाता है, फिर कभी तीव्र सीखता है, फिर स्लो हो जाता है, तीव्र स्लो, यानी गतिविधियां चलती रहती है, ठीक है? यहाँ पे देखिए कम बेसी का अगर बात करें तो हमें याद रखिएगा कि गुणात्मक तरीके से बालक का विकास होता है, ठीक है? तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। हमारा तीसरा आंसर गलत है, ठीक है? तो यहाँ पे पर्यावरण क्रिया करते हैं, पर क्रिया नहीं करते हैं, उसके द्वारा सीखते हैं, ठीक है? तो हमारा आंसर जो होगा हमारा 22वें का हमारा तीसरा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न पे, देखते हैं 23वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। यहाँ पे देखिए नहीं की बात कर रहा है, यानी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है, ठीक है? अब बताइए यहाँ पे कि आप लोग कौन से प्रश्न पे जा रहे हैं। प्रतीकात्मक विकास विचार का विकास, और दूसरा कह रहा है कि अहम न्यायता, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि अनुक्रम क्रमणीयता, और चौथा कह रहा है कि ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। तो 23वें का आंसर जल्दी से बताइए कौन सा होगा हमारा। नहीं, तो यहाँ पे देखिए ध्यान केंद्रित करने की जो प्रवृत्ति होती है ये किशोरावस्था में होती है। कब होती है? किशोरावस्था में होती है, ठीक है? यही हमारा आंसर गलत होगा, ठीक है? तो हमारा जो जो हमारा 23वें का आंसर होगा ये होगा हमारा हमारा चौथा, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वां देखते हैं क्या कह रहा है। 24वां हमारा कह रहा है, ये देखिए 24वां ये कह रहा है कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क है। कह रहा है कि के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका बनाता है, यानी किसके द्वारा, ठीक है? किसके अलावा, अलावा कह रहा है कि किसके अलावा, यानी किसको छोड़कर,
निम्नलिखित कारणों से युवा जो है बच्चे विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है कि यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, और ये कह रहा है कि ये कौशल हासिल करते हैं और सीखने के लिए उन्हें कब उपयोग किया जाता है, ठीक है। और चौथा कह रहा है कि वे अपने शारीरिक पर निपुणता प्राप्त करते हैं वे, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए 24वें के आंसर क्या होगा। ये प्रश्न आप लोगों को आंसर आप लोगों को देना है, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर आप ही लोगों को देना है, ठीक है। कि किसके अलावा, यानी किसके कारणों से खेल जो है बच्चों के विकास में भी योगदान देता है और उनके महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निकालता है खेल युवाओं के, किसके अलावा, यानी किसको छोड़ के सभी पे जो होता है एक्टिवेट होता है। बालकों की जो शारीरिक गतिविधियाँ हैं अच्छी होती हैं, लेकिन किसको छोड़ के ये सभी के किसको छोड़ के नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कि पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका आंसर बता दे रहे हैं कि इसका आंसर जो होगा हमारा दूसरा होगा, ठीक है। दूसरा होगा, क्योंकि यह समय बिताने का एक सुखद तरीका नहीं हो सकता है, ठीक है। खेल जो होता है बालकों के शारीरिक मानसिक विकास की गतिविधियों को वो सुचारू रूप से एकदम हस्तपुष्ट रखता है, ठीक है। तो हमारा 24वें का आंसर जो होगा दूसरा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वें प्रश्न पे देखते हैं। 25वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है, यानी कौन सा ऐसा प्रश्न है जो बालकों को गंभीर रूप से सोचने के लिए प्रेरित करता है। ये देखिए 4 बार आया है प्रश्न, ठीक है। 4 बार आया है, एक साल की गैपिंग में आया है, ठीक है। तो 4 बार आया, तो सोच ही सकते हैं ये प्रश्न कितना अच्छा हो सकता है। ये देखिए 18 में भी आया, 19 में भी आया है, ठीक है, दोनों में आया है, ठीक है। 18 19 दोनों में आया है ये प्रश्न। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए, इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। पहला सही जवाब क्या है, दूसरा क्या है, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, और तीसरा करा है विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। चौथा करा है कि क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। तो इसका आंसर आप लोग जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बालकों इसका जो कह रहा है कि बच्चों के गंभीर रूप से सोचने की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे से कोई तात्पर्य लेना देना नहीं है, ठीक है। क्या आप उत्तर जानते हैं, इसका उत्तर ये नहीं होगा। यहाँ पे बालक खुद से हल करने के विभिन्न तरीकों को अपनाने का तरीका करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये गलत हो गया। सही जवाब क्या है, ये भी गलत होगा, ठीक है। सही जवाब ये दूसरे से पूछने की बात कर रहा है, लेकिन बालक खुद से सोचने की बात कर रहा है, ठीक है। क्या आप इसी तरह के प्रश्न के बारे में स्थिति में सोच सकते हैं, ये भी हमारा गलत हो गया। देखिए विभिन्न तरीकों से इसे कैसे हल किया जा सकता है, ये बालक सोचेगा कि हम कैसे कैसे नए नए ट्रिक के द्वारा सोच सकते हैं, ठीक है, कैसे कैसे इसे हल कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो राइट होगा 25वें का तीसरा होगा, ठीक है। 25वें के आंसर जो होगा तीसरा, कि बालक कैसे विभिन्न भिन्न तरीकों का उपयोग करके विभिन्न तरीके से सोच के उस प्रश्न को कैसे हल कर सकता है, ठीक है। तो इसमें विचार करेगा बालक विभिन्न तरीकों के, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा 25वें का हमारा तीसरा सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न पे देखते हैं। 26वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन, यहाँ पे देखिए प्रगतिशील शिक्षा की बात करा, सबसे अच्छा वर्णन है। अब देखिए यहाँ पे देखिए बात तो फंस गई कि यहाँ पे देखिए 2 से 3 दिए हैं, तीनों में से आपको एक क्रम में रखना है। तो क्रम में कैसे रखेंगे आप, इसका आंसर आप लोग जल्दी से दीजिए कि थीमेटिक इकाई, नियमित इकाई परीक्षण करना और रैंकिंग करना, ठीक है। अब देखिए दूसरा कह रहा है कि व्यक्तिगत अधिगम, ठीक है, क्षमता समूह बनाना और छात्रों की लेबलिंग करना, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है तीसरा कह रहा है कि परियोजना विधि द्वारा, यहाँ कह रहा है क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग बनाना, और चौथा कह रहा है कि करके सीखना परियोजना विधि द्वारा, सहयोग द्वारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रगतिशील शिक्षा की बात कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, सबसे अच्छा वर्णन कौन सा होगा, ठीक है। बालक जो है करके सीखेगा तो ठीक है, लेकिन उसके लिए कोई तो होना चाहिए बताने के लिए, करके सीखने के कोई निर्देश देने होने चाहिए। परियोजना कैसे बनाएगा, पहले परियोजना होता है, फिर करके सीखना, फिर सहयोग होता है, ठीक है। यानी इसमें सहयोग होता है, ठीक है, तभी बालक करेगा। ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। परियोजना विधि, क्षमता समूह और यहाँ पे रैंकिंग, यानी क्षमता समूह, किसका क्षमता समूह, ये भी निर्धारित नहीं किया है इसमें, तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। परियोजना बनाएगा, परियोजना विधि से कुछ नहीं होता, क्षमता समूह से कुछ नहीं होता, क्षमता किसके अनुरूप होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। व्यक्तिगत अधिगम, यानी बालक में, हर बालक में अधिगम अलग अलग होती है, क्षमता समूह बनाना, ठीक है। क्षमता का समूह बनाने के लिए बात कर रहा है कि बालक को वर्गीकृत करे, किसकी क्षमता कितनी है, किसकी क्षमता कितनी है, बालकों को लेबलिंग करना, यानी बांटने की बात कर रहा है, ठीक है। और देखिए पहला कर रहा है हमारा, यही आंसर सही होगा कि थीमेटिक इकाई, यानी कैसे निर्देशित किया जाए, बालकों को कैसे सिखाया जाए। नियमित इकाई का परीक्षण, यानी प्रत्येक दिन
प्रत्येक दिन बालकों को अलग अलग घटनाओं पे, अलग अलग विचारों पे सोचने के लिए उन्हें विवश किया। रैंकिंग यानी कितना सुधार हो रहा है उनका, कितनी अच्छे से सुधार हो रहा है, ठीक है, उनके द्वारा सिखाए गए गतिविधियों में, ठीक है। तो इसका आंसर जो जाएगा 26वें का पहला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करके सीखना नहीं जाएगा। एनसीईआरटी ने जो है एनसीईआरटी ने जो है पहले को माना है सिंथेटिक, यानी पहले उनको बताना, ठीक है, निर्देशित करना, फिर इसके बाद उनको नियमित इकाई परीक्षण कराने, रोज रोज परीक्षण, यानी परीक्षण का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए अवलोकन कराने की बात करा। फिर रैंकिंग यानी कितना सुधार हुआ इससे विचार करने की बात करता है। तो 26वें का हमारा पहला सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 27वें प्रश्न पे। देखते हैं 27वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताया है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन, यानी प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि जो शिक्षा है स्वयं ही जीवन है। कौन सा कथन बताता है? पहला कह रहा है कि शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहा है 27वें का कह रहा है कि शिक्षा जो होती है स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। और दूसरा कह रहा है यहाँ पे बच्चों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करता है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है तीसरा जीवन सच्चा शिक्षक है। और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखता है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया, पहले ही चौथा गलत हो गया। और देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि जीवन सच्चा शिक्षक है, ठीक है। जीवन जो सच्चा शिक्षक है ये नहीं, ये गलत है, गतिविधियों द्वारा सीखता है, ठीक है। अब देखिए स्कूलों में सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया का प्रतिबिंबित यानी उल्टा करने की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो सामाजिक और प्राकृतिक को उलटने की बात कर रहा है, प्रतिबिंबित करने की बात कर रहा है, ये भी गलत हो गया। और स्कूल की आवश्यकता नहीं, यानी किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आवश्यक नहीं कि स्कूल के यानी दूरस्थ शिक्षा का भी प्रयोग कर सकते हैं बालक, ठीक है। आप देख रहे हैं कि आप इंटरनेट द्वारा सीख रहे हैं, यानी ज्ञान कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है, कि ये मान नहीं कि आप स्कूलों में ही प्राप्त करें, ठीक है। बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख लेते हैं, ठीक है। यानी बालक जो होता है अनुभव के द्वारा सीख लेता है, ठीक है। ये निर्भर नहीं करता कि स्कूल हो, ठीक है। आप कहीं भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, समाज में, समूह में, यानी एक जगह से दूसरे स्थान पे जाते जाते भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा हमारा पहला सही होगा, ठीक है। 27वें का पहला होगा, एनसीईआरटी ने इसे ही माना है, ठीक है। ये अपने द्वारा बनाया गया प्रश्न नहीं है, ना ही किसी बुक से है, ये सीटेट के प्रश्नों में से है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 28वें प्रश्न पे। देखते हैं 28वां प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 28वां प्रश्न ये कह रहा है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। यानी कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है उनकी योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। पहला कह रहा है कि इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रिया है। दूसरा कह रहा है कि यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट स्थापित करता है। तीसरा कह रहा है कि उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं। और चौथा कह रहा है कि उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग को समर्थन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे 28वें का आंसर जो होगा आप लोग बता ही सकते हैं कि कोहलबर्ग ने सहयोग पे बल दिया था, ठीक है, परिपक्वता संज्ञानात्मक पे बल दिया था, ठीक है, और नैतिक तर्कड़ा पे भी बात किया था, ठीक है। कोहलबर्ग का नैतिक का सिद्धांत सभी लोगों को पता है, ठीक है। नैतिक परिपक्वता की बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए चौथा हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक विकास यानी सीखने पे बल दिया था, और नैतिक परिपक्वता यानी उनकी जो नैतिकता है, समूह है, ठीक है, उसमें बालक कैसे सीखता है उसके अनुसार देता है। दंड का भी उसमें दिया गया है, और उसमें पुरस्कार का भी बात किया गया है, ठीक है। कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के इसको हम अगले क्लास में रखेंगे। कोहलबर्ग और जीन पियाजे और वाइगोस्की के तीनों लोगों को हम एक बार एक क्लास में रखेंगे और उनके सभी प्रश्नों को सोल्व करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे 28वें का आंसर जो होगा हमारा चौथा होगा, ठीक है। चलिए 29वें प्रश्न पे पढ़ते हैं। देखते हैं 29वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए 29वां प्रश्न ये कह रहा है हमारा कि यहाँ पे देखिए कह रहा है कि निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संबंधित है। निकटवर्ती विकास का संबंधित जो क्षेत्र है इसे क्या कहता है? इसे आप लोग कह सकते हैं जेडपीडी, ठीक है, जेडपीडी, ठीक है। जेडपीडी का फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही होगा, निकटवर्ती सिद्धांत होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जेडपीडी की बात करता है, निकटवर्ती सिद्धांत जेडपीडी से आ गया, ठीक है, जेडपीडी से आ गया। तो आप लोग अब समझ सकते हैं कि जेडपीडी में होता क्या है। आप लोग पहले ये देख लीजिए, जो एक बालक होता है किसी घटना को करता है, और जो करने के बाद जो उनकी रुकावटें आती हैं उस खाली स्थान को भरना, बालक के खाली स्थान को भरना ही सहयोग कहलाता है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप लोग बताइए कि निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संबंधित है किससे है। पहला करा है कि उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है,
याद रखिएगा जेडपीडी से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा कह रहा है कि एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग से सही उत्तर के साथ साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है तीसरा, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जाता है, यहाँ पे वापस लेने की बात कर रहा है। और चौथा कर रहा है कि उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए अधिकतम विकास जेडपीडी में नहीं है। बालक जो होता है किसी कार्य को करता है और उसमें रुकावट आ जाती है तो उसे उस स्थान को भरने को सहयोग कहा जाता है, और उस स्थान को वयस्क भरते हैं। ठीक है, उनसे ज्ञानी लोग भरते हैं। ठीक है, उसे ही जेडपीडी कहलाता है। ठीक है, जेडपीडी। ठीक है, तो अब आप प्रश्नों को बताइए। चौथा गलत हो गया। तीसरा, उस बिंदु को सहयोग वापस, यहाँ वापस लेने की बात कर रहा है, लेकिन निकटवर्ती सिद्धांत जो कह रहा है कि बालक के सहयोग के द्वारा उसको दूर करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये भी गलत हो गया। अब विकासात्मक चरण बच्चा सीखने में पूरी जिम्मेदारी लेता है, ये गलत है। यहाँ पे देखिए संदर्भित बच्चों को सहयोग करने की बात कर रहा है। स्तर में कोई कोई लगभग स्वयं कर लेता है। ठीक है, यानी उसके सहयोग कर देने से बालक जो होता है उस कार्य को सीख लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो होगा हमारा सटीक 29वें का यहाँ पे दूसरा होगा। ठीक है, जेडपीडी जो होता है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र होता है, इसमें बालक की कठिनाइयों को दूर किया जाता है, उससे हम लोग सहयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 29वें का जो आंसर होगा दूसरा होगा। चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न ये कह रहा है कि एक उभयलिंगी व्यक्तित्व है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लोग प्रश्न ये करते हैं कि सर तीसवें का उत्तर आप नहीं बताते हैं, जो लास्ट प्रश्न होता है उसका उत्तर नहीं बताते हैं। ये आप ही लोगों के लिए होता है। ठीक है, और पीडीएफ जो आंसर की है उसमें तो आप लोगों को मिल ही जाएगा, और आंसर नीचे दिया है, तो इसका इसलिए आप लोगों को छोड़ते हैं, नहीं आंसर बताते, ताकि आप लोगों के तर्क देखिए कि आप लोगों को कितना सटीक होता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि एक उभयलिंगी व्यक्ति होता है। ठीक है, व्यक्तित्व होता है। पहला कह रहा है कि मैं आमतौर पर माने गए मर्यादा और स्त्री गुणों की समायोजना करता होता है। और दूसरा करा है कि वे दृढ़ और अहंकारी होने की आदत होती है। तीसरा करा समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करते हैं। चौथा करा है कि स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए स्त्री कौन है, कौन पुरुष है, इसका संदर्भित करता है, बांटता है। और यहाँ पे समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंगताओं के पालन करता है। और यहाँ पे दृढ़ और अहंकारी की आदतों को विकसित करता है। आमतौर पर माने जाए मर्यादा और स्त्री पुरुषों की समायोजन करता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आज के जो इसके आंसर हैं, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि तीसरे के आंसर क्या होगा। और आप लोगों को उत्तर नीचे दिए गए हैं। ठीक है, आप लोग उत्तर देख लीजिएगा, और आज के प्रश्न कैसे लगे उसको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगला जो क्लास चलाई जाएगी पर्यावरण पे चलाई जाएगी। ठीक है, कुछ ही समय बाद चलाया जाएगा पर्यावरण का। ठीक है, तो पर्यावरण जो 2018 के जो प्रश्न हैं उसी से लिया जाएगा। सीटेट मॉडल पेपर 2018 के पर्यावरण प्रश्नों को 15 सॉल्व किया जाएगा, 15 बाद में किया जाएगा। ठीक है, तो आज के प्रश्न कैसे लगे उसे अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, अपना सुझाव दीजिएगा कि आज के प्रश्न कैसे हैं और कैसे बनाना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।